आप सभी का स्वागत है वार्षिक आकलन प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए। ये कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण edudepartcom द्वारा निर्मित ये सैम्पल पेपर का मॉडल आंसर हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। देखिए, हम जो ये मॉडल आंसर आप लोगों को दे रहे हैं ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आप शुरू से आखिर तक बने रहिए। यहाँ पर पहला ही प्रश्न देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुन करके लिखना है। छूने तथा दबाने से मिट्टी कैसी लगती है? छूने तथा दबाने से मिट्टी नरम और कठोर। तो स ऑप्शन होगा। अ तथा ब दोनों लगती है, दोनों हो सकती है। फिर आगे हम देखें, विकलांगता से संबंधित रोग, पोलियो, मलेरिया, टाइफाइड या रेबीज। तो पोलियो विकलांगता का कारण बनता है, इसलिए अ ऑप्शन पोलियो यहाँ पर सही होगा। फिर है, देवरानी और जेठानी मंदिर स्थित है। देवरानी और जेठानी मंदिर ताला गांव में स्थित है, तो ये स ऑप्शन होगा ताला गांव। फिर मिठाई बनाने वाले को क्या कहते हैं? मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहा जाता है, ब ऑप्शन। कंप्यूटर मानव के किस अंग की तरह कार्य करता है? तो कंप्यूटर मस्तिष्क की तरह जानकारी को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो अ ऑप्शन होगा मस्तिष्क। सोलर कुकर से क्या लाभ है? और ये है अति लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें से दो दो अंक मिलेंगे। 4 प्रश्न है इस प्रकार से। तो सोलर कुकर से क्या क्या लाभ होगा? पहला तो ये कि प्रदूषण रहित है, ये कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता, ठीक है। दूसरा है इसका कि भोजन के पोषक तत्व बने रहते हैं। भोजन के पोषक तत्व बने रहते हैं, ठीक है, ये भी है। और तीसरा है इसका कि बिजली की बचत होती है, बिजली की बचत होती है। इस तरह से ये सोलर कुकर के लाभ हैं और ये उपयोग करने में भी आसान है। फिर है, चींटी एक के पीछे एक कतार बनाकर चलती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि चींटियां एक विशेष प्रकार की रसायन छोड़ती हैं, विशेष रसायन, ठीक है, विशेष रसायन ये छोड़ती हैं जिसे क्या कहा जाता है? फेरोमोन, फेरोमोन कहा जाता है। और इस रसायन की गंध को सुनकर अन्य चींटियां भी उसी रास्ते पर चलती हैं, जिससे वे एक कतार में चलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये है इसका कारण। फिर आगे हम देखें, सेम के बीज का फैलाव कैसा होता है? तो सेम के बीज हल्के और रोएदार होते हैं, ठीक है, और हवा में आसानी से उड़ करके दूर दूर तक फैल जाती हैं। तो ये सेम के बीज का फैलाव हवा के कारण होती हैं, ठीक है। तथा आगे हम देखें, नारियल के बीज का फैलाव किस प्रकार से होता है? तो नारियल के बीज पानी में तैर सकते हैं, तो वे पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं। तो नारियल के बीज का फैलाव पानी के कारण होता है, ठीक है। तो ये है। फिर आगे हम देखें, प्राचीन काल में पागल कुत्ते के काटने पर व्यक्ति का इलाज किस प्रकार किया जाता था? तो प्राचीन काल में पागल कुत्ते के काटने पर व्यक्ति का इलाज झाड़ फूंक, पहला जो है वो क्या है? झाड़ फूंक के द्वारा। और दूसरा है जड़ी बूटी, जड़ी बूटियों के द्वारा होता था। इसके अलावा देसी दवा से भी इलाज होता था उस समय जब रेबीज के टीके उपलब्ध नहीं थे। तो ये है। फिर आगे हम देखें, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में अंतर स्पष्ट करना है। तो मूसला जड़, हम यहाँ पर मूसला जड़ की बात करें तो मूसला जड़, यहाँ हम मूसला जड़ लिख लें, ठीक है, और इधर हम लिख लें रेशेदार जड़। तो क्या क्या है अंतर इसमें, ये देखते हैं, ठीक है। पहला चीज़ ये कि यह जड़ मोटी तथा मुख्य होती है, मोटी व मुख्य। लेकिन रेशेदार जड़ में हम बात करें तो कोई मुख्य जड़ नहीं होती, ठीक है, मुख्य जड़ नहीं होती, यहाँ नहीं होती, और मोटी नहीं होती बल्कि पतली होती हैं, है ना। तो ये हो गया पहला। दूसरा चीज़, मोटी जड़ से शाखाएं निकलती हैं, मोटी जड़ से शाखाएं निकलती हैं। और उदाहरण के तौर पर हम देखें तो मूली, गाजर, है ना, ये सारी चीज़, चना हैं। लेकिन रेशेदार जड़ में बहुत सारे रेशे एक साथ निकलते हैं, एक साथ बहुत सारे रेशे निकलते हैं, ठीक है, ये है। और इसका उदाहरण हम देखें तो गेहूँ,
धान, घास। ठीक है, ये सारे हैं। और भी इसके बारे में हमने चित्र सहित इसकी व्याख्या की है एक और दूसरे मॉडल आंसर में, तो जा करके उस मॉडल आंसर को भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। फिर आगे हम देखें मलेरिया से बचने के लिए तुम क्या क्या तरीके अपनाते हो। तो पहला तो यह है कि मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छरदानी का प्रयोग, ये हो गया। और दूसरा है साफ़ सफाई, आसपास पानी को जमा होने न देना, आसपास की सफाई, ये हो गया। फिर आगे हम देखें तो मच्छरों को मारने वाली दवाओं का छिड़काव भी होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दवाओं का छिड़काव, छिड़काव। ठीक है। और हम चौथा चीज़ में देखें तो क्रीम और तेल का प्रयोग, क्रीम व तेल का प्रयोग से भी मच्छर दूर भागते हैं। ठीक है, तो ये काटते नहीं हैं। कंकाल क्या है, कंकाल क्या है और मानव शरीर में यदि हड्डियां ना हो तो क्या होगा। तो देखिए कंकाल जो है हड्डियों का ढांचा है। कंकाल क्या है, इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो हड्डियों की ढांचा है, हड्डियों की ढांचा। ठीक है, जो शरीर को सहारा देता है, शरीर को सहारा देगा और अंगों की रक्षा करता है, कोमल अंगों की रक्षा करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये है। और मानव शरीर में यदि हड्डियां ना हो तो क्या होगा, फिर हड्डियां ना हो तो एक तो खड़ा नहीं हो पाएगा, खड़ा होने में असमर्थ होगा कोई भी आदमी, है ना, और जिससे वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। सुरक्षा का भी एक है, सुरक्षित असुरक्षित हो जाएंगे, असुरक्षित हम लिख लें। ठीक है, तो ये है उत्तर, आप इसको आप जमा करके लिख सकते हैं। ताला गांव में खुदाई से प्राप्त शिव मूर्ति की क्या विशेषताएं हैं। तो ताला गांव में जो खुदाई से प्राप्त शिव मूर्ति है उसकी विशेषता यह है कि यह मूर्ति जो है रुद्र शिव है, रुद्र शिव, जिसमें मानव और पशु दोनों के अंग हैं। ठीक है, मानव व पशु दोनों के अंग हैं और ये मूर्ति जो है अद्वितीय है, प्राचीन कला का एक अद्भुत नमूना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ताला गांव से खुदाई से प्राप्त शिव मूर्ति की विशेषता है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसा कि शिव मूर्ति के 10 मुख हैं, है ना, और प्रत्येक मुख की बनावट अलग अलग है। और इस 10 मुख जिसमें हम देखें नाग, है ना, मोर, गिरगिट, इस प्रकार से मछली, केकड़ा, सूर्य आदि जंतुओं की आकृति उकेरी गई है। ठीक है, मूर्ति 9 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी और 2.5 फीट मोटी है। और इसका वजन यदि हम देखें तो 5000 किलोग्राम ये बताई जाती है। और ये सारा जो शिव मूर्ति है वो एक ही पत्थर को तराश करके बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम। राष्ट्रीय प्रतीक में हम देखें तो राष्ट्रीय जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ठीक, राष्ट्रीय चिन्ह की बात यदि करें तो अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। ठीक, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गान जनगण मन, अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। ठीक, राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय जलीय जीव में देखें तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी चट्टानों के टूटने और अपक्षय के कारण बनती है। तो ये हो गया चट्टानों के टूटने और अपक्षय के कारण से ये बनती है, मिट्टी का निर्माण होती है, मिट्टी का निर्माण होती है। ठीक है, ये चीज़ को आप जरूर लिखेंगे। और इसके दो उपयोग में आप लिख सकते हैं कि मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं,
पेड़ पौधों का उगना मिट्टी में ही होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि मिट्टी से ईंट और बर्तन बनाए जाते हैं, है ना। ईंट का निर्माण, भवन वगैरह इत्यादि जो है निर्माण होता है फिर उससे, ईंट निर्माण, ठीक। ये हो गया, इस प्रकार से आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखें, अपने आसपास के नदियों या तालाबों में गंदगी को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो एक तो ये कि कचरा न फेंकें, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कचरा न फेंकें। खास करके भक्ति भाव के नाम से जो है बहुत सारी चीज़ों को विसर्जन किया जाता है, तो ये काम रुकना चाहिए। दूसरा चीज़ है प्लास्टिक का उपयोग कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, ये हो गया। फिर आगे हम देखें तो नदियों या तालाबों के किनारे शौच न करें, है ना, तो शौच न करें, ये हो गया। शौचालय का उपयोग करें, शौचालय का प्रयोग करें, ये। फिर आगे हम देखें तो औद्योगिक कचरा को भी नदी और तालाबों में मिलने से रोकें, औद्योगिक कचरा को न बहने दें, है ना। तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को तालाबों में न मिलने दें, ये हो गया, ठीक है, ठीक। और लोगों को नदियों और तालाबों की सफाई के महत्व के बारे में जागरूक करने से भी बहुत कुछ हद तक जो है हम काबू पा सकते हैं जल प्रदूषण को लेकर के। फिर आगे हम देखें, अपने आसपास के मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए क्या उपाय करोगे। यही कि आसपास पानी जमा ना होने देना, पानी जमा होने न दें, ये हो गया। फिर उसके बाद देखें तो जो प्लास्टिक है और अन्य जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ का उपयोग कम करें, प्लास्टिक का प्रयोग भी कम हो, उसमें भी पानी ठहरता है तो उसमें भी मच्छर पनपते हैं। और इसके अलावा हम देखें तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरों को मारने वाली दवाओं का छिड़काव करें, घरों की खिड़कियां और दरवाज़ों पर जाली लगाएं, आसपास की झाड़ियों को साफ करें। ये सारी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप क्रम से लिख सकते हैं और इसके लिए हम एक मॉडल आंसर में इसका भी डिटेल दिए हैं, तो वहाँ से आप जा कर के इसको भी देख सकते हैं। फिर आगे हम देखें ऊर्जा के कौन कौन से साधन हैं और सौर ऊर्जा के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो सौर ऊर्जा के कौन कौन से साधन हैं, एक तो है कि कोयला है, दूसरा है पेट्रोलियम, ठीक। फिर हम देखें तो प्राकृतिक गैस भी हैं, प्राकृतिक गैस। लेकिन ये सारे सब क्या हैं, ये सब जो है ख़त्म हो जाने वाले सोर्स हैं, ठीक है। कुछ ही दिनों तक ये रहेंगे, फिर क्या होगा, ये इनकी जो मात्रा है वो सीमित है। लेकिन हम देखें जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और उसी में से सौर ऊर्जा, ये नवीनीकरण स्रोत हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा। तो इसका प्रयोग अधिक से अधिक होना चाहिए। और सौर ऊर्जा का जब उपयोग की बात करें तो पहला चीज़ ये कि बिजली बनाने में इसका उपयोग हो रहा है, सौर सेल पैनल के द्वारा बिजली बनाया जा सकता है, ठीक। और साथ में पानी गर्म करने में, पानी गर्म करने में होता है, खाना पकाने में, खाना पकाने में, ठीक। ये सारा चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। फिर आगे है हमारा कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक औषधि वाला राज्य या हर्बल स्टेट क्यों कहा जाता है। हर्बल स्टेट कहने के पीछे यही कारण है कि यहाँ एक तो घने जंगल हैं, ठीक है, घने जंगल हैं। और घने जंगलों में क्या है कि विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, बस्तर इलाके क्षेत्र में ये देखें तो। और यहाँ की जलवायु और मिट्टी जड़ी बूटियों के विकास के लिए अनुकूल है, ठीक है। मिट्टी भी जड़ी बूटियों के लिए उपयुक्त है, मिट्टी उपयुक्त है, ठीक है, इसके पैदावार के लिए। साथ में देखें तो आदिवासी समुदाय को इसका गहरा ज्ञान है ना, वो ज्ञान है जड़ी बूटियों के बारे में, ठीक। तो यहाँ कई आयुर्वेदिक और हर्बल दवाएं बनाने वाली कंपनियां भी आ गई हैं, तो इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार भी हर्बल खेती और दवाओं को बढ़ावा दे रही है।
और इसी कारण से जो है प्राकृतिक औषधियों वाला राज्य कहा जाता है, हर्बल स्टेट के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़। फिर आगे हम देखें कंप्यूटर के 3 अंगों के नाम लिखकर उनके कार्य लिखना है। तो कंप्यूटर के 3 अंग जिसमें से हम पहला देखें तो मॉनिटर हो गया। मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है जिसके सहारे में हम टेक्स्ट हो गया, है ना, और साथ में देखें तो इमेज हो गए, चित्र, फोटो वगैरह, और वीडियो जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर दिखता है। ठीक, ये हो गया। दूसरा चीज़ है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस यानी कोई भी टेक्स्ट या कमांड को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। टाइप करते हैं, टाइपिंग वगैरह होती है, टाइपिंग होती है ना, तो वो कीबोर्ड है। ठीक, इसके अलावा हम देखें जो सीपीयू जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं और डेटा प्रोसेसिंग होती है। डेटा प्रोसेसिंग ये संपन्न होती है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। फिर आगे हम प्रश्न में देखें तो बांस से बनी वस्तुओं के नाम और उपयोग लिखिए। तो बांस से बनी वस्तु में हम देखें तो पहला है टोकरी। ठीक है, और टोकरी का उपयोग क्या होता है? टोकरी का उपयोग सामान रखने के लिए, सामान रखने के लिए, ये हो गया। फिर दूसरा हम देखें तो दूसरा है चटाई भी बनाया जा सकता है ना। चटाई बैठने या सोने के लिए, बैठने व सोने के लिए चटाई का प्रयोग होता है। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, फर्नीचर भी बांस से बनाई जा सकती है। फर्नीचर में हम देखें जो कुर्सी, टेबल इत्यादि भी बनाया जा सकता है। चौथा चीज़ है घर की छत बनाने के लिए भी होता है। तो ये बारिश और धूप से बचने के लिए, बारिश और धूप से बचने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक, और भी देखें तो बांसुरी का भी उपयोग होता है, माने बांस से बनी एक संगीत वाद्य यंत्र है, संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये हो गया, खिलौने भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर हमने पूरे सैम्पल पेपर का मॉडल आंसर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए बता दिया है। आशा है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। पूरे बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम विराम देते हैं। हम मिलते हैं फिर ऐसे ही कोई मॉडल आंसर लेकर के, तब तक के लिए गुड बाय।